हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम ट्यूटर चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमने सीरीज चालू करी थी कल से, टेस्ट सीरीज यूपीएससी प्रीलिम्स टारगेट 2022 के लिए, उसका अगला पार्ट देखेंगे। इससे पहले का वीडियो आप प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो हमारे साथ जुड़िए, पढ़ाई को कीजिए एंजॉय विथ एनर्जी के साथ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में हमको विचार करना है और हमें बताना है कौन से हमारे कथन इसमें सही होने वाले हैं। मार्क कर लिया कीजिएगा आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है। बार बार प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे तो आपकी आदत भी हो जाएगी, क्योंकि हमने थ्योरी तो बहुत सारी पढ़ ली और रिवीजन हमको करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको अगर पता हो तो 5 सेकंड वेट करते हैं इस क्वेश्चन का। राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला स्टेटमेंट कहता है परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी, जिसकी बात होती है एआरसी। इस टॉपिक से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक विशेष वित्तीय संस्थान है जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों से गैर निष्पादित संपत्ति यानी कि एनपीए खरीदता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात कर रहा है, देखेंगे आगे। दूसरी स्टेटमेंट कहता है सरफेसी अधिनियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, 2002 में कृषि क्षेत्र में एनपीए से निपटने के लिए एक एकीकृत तंत्र प्रदान करता है। अगर आप लोगों ने पढ़ा है ध्यान से तो कृषि क्षेत्र से के लिए जो एनपीए में एकीकृत तंत्र की बात की जा रही है, इस टाइप की कोई बात नहीं की गई सरफेसी अधिनियम 2002 में। तो ये वाली स्टेटमेंट चूंकि गलत हो जाती है, तो अगर ऑप्शन दूसरा आपका कट होता है तो बी और सी आपके कट हो गए। अब बचा ऑप्शन ए और डी। तो पहला वाला स्टेटमेंट आपको पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि किसी उद्देश्य टाइप की बात कर रहा है कि हाँ एआरसी जो कंपनियां होती हैं वो इसी टाइप के काम कर रही होती है। तो पहली स्टेटमेंट इसकी बिल्कुल सही होने वाली है। आपको प्रैक्टिस करने से जरूर इस टाइप की कॉमन सेंस भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका थोड़ी सी व्याख्या लिखी हुई देख लेते हैं। परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी एक विशेष वित्तीय संस्थान है जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों से नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए खरीदता है ताकि वे अपनी बैलेंस शीट को स्वच्छ रख सकें। यह बैंकों को समान बैंकिंग गतिविधियों में ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है और बैंकों द्वारा बकायेदारों पर अपना समय और प्रयास बर्बाद करने के बजाय एआरसी को अपने एनपीए पारस्परिक रूप से सहमत मूल्य पर बेच सकते हैं। सरफेसी अधिनियम भारत में एआरसी की स्थापना के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है। ये आपको नोट कर लेना है अपनी नोटबुक में। वर्तमान में कृषि क्षेत्र में एनपीए से निपटने के लिए ना तो एकीकृत तंत्र है और ना ही कोई कानून है, मैंने आपको बताया था। इसलिए वाला क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट गलत थी। कृषि एक राज्य विषय है, ये भी याद रख लीजिएगा। और वसूली कानूनी जहां भी कृषि भूमि को संपार्श्विक के रूप में पेश किया जाता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखते हैं। भारतीय नौसेना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और बताइए कौन सी स्टेटमेंट हमारी इसकी सही होने वाली है। ऑपरेशन ट्राइडेंट की सफलता के तत्वाधान में प्रतिवर्ष भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया था, देखेंगे आगे। इसकी अध्यक्षता भारत के राष्ट्रपति इसके सर्वोच्च कमांडर के रूप में करते हैं, ठीक है। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य है शमनो वरुणा, शमनो वरुणा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, 5 सेकंड वेट करेंगे फिर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स आप लोग भी सोचिए, ब्रेन को एक्टिव कीजिए, रिवीजन करने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस करिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देख लेते हैं। क्या ऑपरेशन ट्राइडेंट की सफलता के तत्वाधान में प्रतिवर्ष भारतीय नौसेना दिवस, अब पहले याद आना चाहिए भारतीय नौसेना दिवस कब होता है, तो प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। 4 दिसंबर को होता है। हो सकता है ये वाला स्टेटमेंट भी सही हो जाए। तो लेकिन हमें ये पता है कि इसकी अध्यक्षता भारत के राष्ट्रपति इसके सर्वोच्च कमांडर के रूप में करते हैं। ये वाली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है ना। तो जब दूसरा स्टेटमेंट सही है तो ये वाला ऑप्शन तो आप देखिए कट हो गया। कट गया कि नहीं कट गया, 3 ऑप्शन बच गए आपके पास। ऑपरेशन ट्राइडेंट की सफलता के तत्वाधान में मनाया जाता है, ये भी कहीं ना कहीं बिल्कुल रेलेवेंट लग रहा है। तो इसका राइट आंसर, इसके भी वाली स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही है। तो एक और दो दोनों सही हो गई। अब देखिए आदर्श वाक कर रहा है शमनो वरुणा, बिल्कुल ये वाली बात भी इसकी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट सही है। थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। 1971 की बात है, जब ऑपरेशन ट्राइडेंट भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। भारतीय नौसेना ने जवाबी हमले को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, मैं डिस्कस कर चुका हूँ। वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान कराची बंदरगाह में नौसेना द्वारा किया गया जवाबी हमला था। भारत ने इस ऑपरेशन के दौरान पहली बार एंटी शिप मिसाइल का इस्तेमाल किया, ये आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, और पाकिस्तानी विध्वंसक जहाज पीएनएस खैबर को नष्ट कर दिया था। भारतीय नौसेना की अध्यक्षता सर्वोच्च कमांडर के रूप में करते हैं, आपको पता है। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या होता है, शमनो वरुणा, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन हमारा सही होने वाला है, ये देखना हमको। 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, तीनों स्टेटमेंट में कौन सी स्टेटमेंट सही है बताना है। 5 सेकेंड वेट करते हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 124 के तहत देशद्रोह का अपराध है। दूसरा कहता है गैर जमानती अपराध है, ठीक है। अगला कहता है राजद्रोह कानून के तहत आरोपित व्यक्ति को सरकारी नौकरी से रोक दिया जाता है। अगर आप लोग क्वेश्चन को देख पा रहे हैं तो ये आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 124A के तहत देशद्रोह एक अपराध नहीं है, बल्कि ये किसके तहत है दोस्तों, ये आपकी आईपीसी के तहत आती है, उसके तहत आपका देशद्रोह आता है। तो पहली स्टेटमेंट चूंकि गलत हो जाती है तो देखिए ऑप्शन ए कट गया, सी कट गया और डी भी कट गया। राइट आंसर आपको अपने आप मिल गया ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा इसका बिल्कुल सही है। थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं जल्दी से। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 124A के तहत देशद्रोह एक अपराध है। सर्वोच्च न्यायालय ने 1962 में केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य, आपको केस थोड़ा सा देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। 124A में संवैधानिकता पर निर्णय लिया, इसके देशद्रोह को संवैधानिकता को बरकरार रखा, लेकिन इसे अव्यवस्था पैदा करने का इरादा, कानून व्यवस्था की गड़बड़ी और हिंसा के लिए उकसाने की गतिविधियों तक
सीमित कर दिया। विद्रोह में वैमनस्य और शत्रुता सभी भावनाएं शामिल होती हैं। हालांकि इस खंड के तहत घृणा और अवमानना फैलाने की कोशिश किए बिना ही की गई टिप्पणियों को अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता। राजद्रोह के अपराध हेतु राजद्रोह और गैर जमानती अपराध है, आपको पता होना चाहिए। राजद्रोह के अपराध में 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो जाती है। इसके तहत जुर्माना भी लगाया जाता है और इसके तहत कानून में जो आरोपित व्यक्ति को सरकारी नौकरी प्राप्त करने से रोका जा सकता है। आरोपित व्यक्ति को पासपोर्ट के बिना रहना होता है और साथ ही आवश्यकता पड़ने पर उसे न्यायालय में पेश भी होना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। वर्ल्ड प्रोग्राम ऑफ एक्शन यानी कि WPA पहल किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन इस टाइप के यूपीएससी पीटी में जरूर पूछे जाते हैं कि हाल ही में ये वाला जो है वर्ड किससे रिलेटेड है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? दोस्तों इसका देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिव्यांगता निवारण को बढ़ाने हेतु वैश्विक रणनीति। ज़्यादा इसमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। वर्ल्ड प्रोग्राम फॉर एक्शन या विकलांगता की रोकथाम और पुनर्वास अवसरों की समानता को अवसर देने हेतु एक वैश्विक रणनीति, ये आप थोड़ा सा पॉइंट देख लीजिएगा। सामाजिक जीवन और राष्ट्रीय विकास के दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता पर ही बल देता है। दिव्यांगता को मानवाधिकार के दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। इतना याद रखिए कि WPA जो आपका है वो किससे संबंधित है? विकलांगों की रोकथाम पुनर्वास से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना यानी कि PM जो आपकी SYM आई थी पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित में विचार करना है और हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही होने वाली है। देखिए आपके पास 2 स्टेटमेंट दी गई है, चलिए डिस्कस करते हैं। यह श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। देखेंगे आपको पता ही है कि एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना कहलाती है और एक आपकी कौन सी कहलाती है? केंद्रीय प्रायोजित योजना कहलाती है। ठीक है, इन दोनों का आपको डिफरेंस पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको। दूसरा कहता है कि 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच एक असंगठित कार्यकर्ता जो आपका PM SYM योजना के लिए पात्र है, उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? अगर आप देख पा रहे हैं, देखिए इसका राइट आंसर क्या बनेगा? 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच वाला जो असंगठित कार्यकर्ता की बात की गई, ये वाला स्टेटमेंट इसका गलत है। जो ऑप्शन दूसरा कट गया, ये आपका कट हो गया। जी हाँ दोस्तों, ये श्रम जो होता है योगी मानधन योजना आसान है, तो PM SYM पेंशन जो योजना किससे रिलेटेड है? श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत ही एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए बन जाएगा। देखते हैं थोड़ी सी व्याख्या क्या कहती है। श्रम रोजगार मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना पेंशन योजना के तहत लगभग 46 लाख असंगठित श्रमिकों को पंजीकरण किया गया। कितने? 46 लाख। इतना डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है। PM SYM श्रम रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासित केंद्रीय क्षेत्र की योजना, ये आपको याद रखना है कि केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और भारतीय जीवन बीमा निगम और सामुदायिक सेवा केंद्रों यानी कि CSC के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। ये वाला पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। जीवन बीमा निगम LIC पेंशन फंड मैनेजर होगी और पेंशन भुगतान के लिए उत्तरदायी होगी और एक असंगठित जो होता है श्रमिक UW होना चाहिए। मासिक आय जो 15,000 रुपये है उससे कम। प्रवेश आयु जो है वो 18 से 40 वर्ष, वहाँ कितना दिया था? 18 से 60 था, इसलिए वाला स्टेटमेंट गलत हो गया था। मोबाइल फोन, बचत बैंक खाता और आधार नंबर होना चाहिए। नई पेंशन योजना NPS कर्मचारी राज्य बीमा ISEC और कर्मचारी भविष्य निधि EPFO के लाभ के अंतर्गत कवर न किया गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलना, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों तक टाइम पर पहुंचती रहे। जब तक के लिए टेक